guys, this is Shraddha Tiwari and welcome back to Tiwari English Classes. Well, in this video, I'm going to summarize chapter number 2 of your book Flamingo, and the name of this chapter is Lost Spring. Lost mean खोया हुआ, स्प्रिंग बोले तो बसंत। में यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब बसंत से नहीं बल्कि यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब किससे है, चाइल्डहुड से है। बिकॉज यहाँ पे जो ऑथर है मीन एनिस यंग, वो ऐसे बच्चों की कहानी हमारे सामने प्रेजेंट करती है जिनका जो बचपना है वो उनसे स्नैच कर लिया जाता है ना। वो अपने चाइल्डहुड के जॉयज को एंजॉय नहीं कर पाते ना, उनका चाइल्डहुड उनसे छीन लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है, इनकी एक बुक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे ये चैप्टर ड्राइव किया गया है। मतलब उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है, इसका जो थीम है वो पूरा किस पे है, चाइल्ड लेबर है। एंड थ्रू दिस चैप्टर द ऑथर वांट्स टू अवेयर अस ऑल ना, वो हमें क्या करना चाहती हैं, अवेयर करना चाहती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो लीगली ये क्या है, इलीगल है। अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो ये जो चाइल्ड लेबर है ये क्या है, इलीगल है। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि हम 14 ईयर्स तक के बच्चों को हम फिजिकल लेबर में एंगेज नहीं कर सकते, ये क्या है, गैर कानूनी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे सोसाइटीज हैं, जहां टाउन्स हैं, जहां पे अभी भी ये चाइल्ड लेबर क्या है, प्रिवलेंट है। ठीक है, अब चाइल्ड लेबर होने के पीछे जो कारण है वो क्या है, कारण ये है कि पॉवर्टी है ना। क्योंकि अभी भी बहुत जगह इतनी गरीबी है कि वहां पे अगर सब लोग नहीं, बच्चे बड़े जितने भी हैं उनके घर में सभी क्या करते हैं, इंगेज होते हैं, सभी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तब जाके कहीं शाम तक वो अपने पेट भरने के लिए कुछ व्यवस्था कर पाते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर पाते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है पूरा। अब ये जो चैप्टर है, this divided into two parts. The first one is sometimes I find a rupee in garbage and the second one is I want to drive a motor car. So in this video I'm going to summarize only first part of this chapter, sometimes I find a rupee in garbage ना। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है आपका पहला पार्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, दिस पार्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय नेम्ड साहिब ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो किस पे आधारित है, एक बच्चे पे जिसका नाम क्या होता है, साहिब होता है। एंड ही बिलोंग्स टू रैग पिकर्स फैमिली ना। वो कैसे बिलोंग करता है, रैग पिकर जो भी ये ऐसी फैमिलीज जो कि क्या करती है, कूड़े बिनते हैं, वो उसी फैमिली से ये बच्चा क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ऑथर बताती है कि जब इसका फर्स्ट टाइम इसका साहिब से इनकाउंटर होता है, मीन आमना सामना होता है, तो ये पूछती है, वो बच्चा कूड़ा बिनता रहता है और भी उसके ग्रुप के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये सब साथ में कूड़ा बिनते रहते हैं। तो वो पूछती है कि वाई डू यू डू दिस। तो वो कहते हैं कि उनका रिप्लाई क्या होता है, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू ना। उनका रिप्लाई ये होता है कि उनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कूड़ा बिनते हैं। ठीक है, तो फिर से ऑथर साहिब से क्वेश्चन करती है कि ओके बट व्हाई डू नॉट गो टू स्कूल ना, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अच्छा, ये कहती तो है लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि कितनी हल्की बात उसने कही है, जिस बात का कोई सेंस नहीं है। बिकॉज अगर उसके फैमिली के पास इतनी फैसिलिटी होती, इतना मीन्स होता, तो वो साहिब को डेफिनेटली पढ़ने के लिए भेजते ना कि उससे कूड़ा बिनवाते। लेकिन फिर भी वो कह तो देती है और साहिब बड़े सिंपली रिप्लाई करता है, कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, और जब कोई बनेगा तो मैं जाऊंगा। तो ऑथर कहती है कि ऐसे ह्यूमरसली कहती है कि अच्छा ये बताओ, जब मैं स्कूल बनवाऊंगी तो क्या तुम जाओगे। तो साहिब कहता है यार डेफिनेटली आई विल गो। और फिर से ऑथर इसे कहती तो है, और ये कहकर वहां से दोनों क्या होते हैं, चले जाते हैं। मीन साहिब भी चला जाता है अपने घर जहां पे वो रहता है, और ये ऑथर भी चली आती है। एंड नेक्स्ट टाइम जब ये ऑथर को देखता है, साहिब कूड़ा बिनता रहता है, ऑथर को देखता है, तो वो इसके पास दौड़कर आता है और पूछता है कि क्या उसका स्कूल बन गया। तो ऑथर बड़ी एम्बैरेस फील करती है, इसलिए एम्बैरेस फील करती है कि कितना ऐसा प्रॉमिस उसने साहिब से किया था जो प्रॉमिस कभी फुलफिल ही नहीं हो सकता। एंड अलोंग विद दिस वो उन लोगों के बारे में भी सोचती है कि दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के लोगों से, ऐसे बच्चों से ऐसे प्रॉमिसेस कर लेते हैं दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो वो बड़ा एम्बैरेस फील करती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। मतलब ये बोलती है कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अ स्कूल ना, कि स्कूल बनने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, ऐसे नहीं होता है 2-4 दिन में स्कूल बन जाए। ओके, एंड सडनली सी नोटिसेस कि वो सभी जो बच्चे होते हैं साहिब के साथ, वो कैसे थे, बेयरफुटेड थे, मीन उन्होंने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी। और जब वो पूछती है, इसका रीजन पूछती है कि उन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहना है, तो वन ऑफ देम, उनमें से एक बच्चा रिप्लाई करता है, कहता है कि जो उसकी मम्मी है ना, उनको कभी सड़क से नीचे ही नहीं उतारती है। और बिकॉज उन लोग का ऐसा ट्रेडिशन है, उन लोग का एक ऐसा कल्चर ही बन चुका है कि उनको क्या रहना है, बेयरफुटेड ही रहना है। तो वो सोचती, और दूसरा कहता है कि अगर उसकी मम्मी उसे उतारती भी है
शर्ट से नीचे चप्पल को, तब भी वो नहीं पहनेगा क्योंकि उनको ऐसे ही रहना है। तो ऑथर सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या सच में उनका ऐसा ट्रेडिशन है, लेकिन फिर से वो कंक्लूजन पे पहुंचती है कि नहीं, उनका ट्रेडिशन नहीं, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे क्या है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, खाने भर के लिए भी इनके पास नहीं है, तो चप्पल और जूते खरीदने की बात तो बहुत दूर है। और फिर इसी बात पे उसे उडुपी में एक बॉय की कहानी याद आती है कि बहुत पहले उसने देखा था कि एक बच्चा, वहां पे एक टेम्पल थी और वहां से जब वो गुजर रही थी तो एक बच्चा उस टेम्पल के गॉडेस से प्रे कर रहा था कि वो उसे एक जोड़ी जूते दिलवा दे ना। लेकिन अच्छा, जूते, उसकी जो प्रे होती है वो गॉडेस ग्रांट भी करती हैं ना, अकॉर्डिंग टू ऑथर, तो उसकी प्रेयर को ग्रांट भी दिया जाता है। और फिर होता क्या है कि इसको एक जोड़ी जूते मिलते हैं, और जब उसे जोड़ी जूते मिल जाते हैं फिर से वो गॉडेस के पास जाता है, वंस अगेन ही प्रेज कि अब उसके जूते कभी खोए ना। ये तो बहुत पहले की कहानी थी। और 30 इयर्स लेटर जब फिर वो वहां से विजिट करती है, गुजरती है, तो वहां का जो माहौल था वो एकदम अब चेंज था ना। वो अब वहां के जो नया प्रीस्ट आ गया था वहां पे रहने, उसके बच्चे अब क्या थे, स्कूल जाते थे, अच्छे से यूनिफॉर्म में ड्रेस होके जाते थे, जूते चप्पल पहनते थे। तो ऑथर कहती है वहां की सिचुएशन तो चेंज हो चुकी थी, वहां के बच्चे अब जूते चप्पल पहनने लगे थे, अच्छे से रहने लगे थे, पढ़ने जाते थे। लेकिन ये जो बेचारे रैग पिकर्स थे, ये अभी भी वैसे के वैसे ही थे, मतलब इनकी सिचुएशन में किसी भी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो फिर वो साहिब से पूछती है कि उसका नाम क्या है। तो साहिब बताता है कि अभी तक मतलब इतनी सारी बातें वो करती है लेकिन उसे साहिब का नाम नहीं पता था। तो पूछती है और वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम क्या है, साहिब है। और फिर वो सोचती है कि साहिब मीन लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ना, इस यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का क्या, लॉर्ड मीन स्वामी, साहिब का मतलब यही होता है। और फिर वो सोचती है कि अच्छा हुआ कि ये अपने नाम से अनअवेयर है, मीन इसे अपने नाम का मीनिंग नहीं पता है। और अगर इसे मीनिंग पता होता ना तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता बिलीव करना कि उसके नाम का मतलब, जो कि क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और वो क्या मिल रहा है, कूड़े मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें होती हैं। तो उसके बाद अब ये बताती हैं कि कैसे ये जो रैग पिकर्स है यहाँ पे आए और कितने रैग पिकर्स रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। तो ये बताती हैं कि ये जो रैग पिकर्स है, जो इनका होम टाउन था वो कहाँ पे, बांग्लादेश के ढाका में है। अच्छा, ये ढाका से यहाँ इसलिए आए क्योंकि जो बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारे स्टॉर्म्स आए, जिसकी वजह से इनके ग्रीन फील्ड्स और जो हाउसेस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये कहीं भी, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा वैगाबॉन्ड टाइप के होते हैं कि जहां भी इनको खाने के लिए मिल जाता है ये वहीं पे अपना टेंट लगा के रहने लगते हैं। तो यहाँ पे इनको सीमापुरी एक अच्छा प्लेस लगा जहां पे ये कूड़ा बिनकर क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली को और खुद को भी क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आके ये रहने लगे दिल्ली के एक पेरीफेरी पे जिसका नाम होता है सीमापुरी। और यहाँ पे ऑथर बताती है कि लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। और ये सारे, और इनके पास जो होता है, इनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है ना, इन्हें किसी भी तरीके का परमिट कुछ नहीं मिला है, बस इन्हें एक राशन कार्ड मिला है। राशन कार्ड मिलने का मोटिव ये है कि राशन कार्ड की वजह से ये वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इनका पेट भरने के लिए थोड़ा सा इन्हें राशन भी मिल जाएगा। और फिर ऑथर ये रियलाइज करती है कि जो फूड होता है, फूड इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी ना, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है कि आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, खाना होता है ना। क्योंकि अगर जो इंसान की बेसिक नीड होती है वो क्या होती है, पेट भरना ना। अगर हम पेट नहीं भर पाएंगे तो कहे कि आइडेंटिटी रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। और फिर कुछ दिन बाद ऑथर क्या करती है, और हाँ, ये जब साहेब, अभी ये जो आपका इस पार्ट का जो नाम है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, तो ऑथर ये जो बताता है, जो साहेब बताता है कि वो कूड़ा बिनता है। तो ये कूड़ा बिनने का यहाँ पे 2 मीनिंग देखती हैं, कौन, ऑथर ना। ऑथर को यहाँ पे गार्बेज के 2 मीनिंग्स नजर आते हैं और वो 2 मीनिंग्स एकदम डिफरेंट होते हैं, कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए गार्बेज का एक अलग मीनिंग होता है और उनके एल्डर्स के लिए गार्बेज का अलग मीनिंग होता है। तो बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चों के लिए गार्बेज मीन अ सरप्राइज रैप्ड इन वंडर ना। उनके लिए सरप्राइज की बात होती है क्योंकि कभी कभी उन्हें 1 रुपए मिल जाते हैं, कभी 2 रुपए ना। तो उनके लिए क्या है, एक तरह का सरप्राइज, और उसी में वो अपने बचपने को जी लेते हैं। लेकिन जो एल्डर्स हैं उनके लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल ना, सर्वाइव करने का एक माध्यम है क्या, कूड़े बिनना। क्योंकि वो गार्बेज को बिनते थे, स्क्राउजिंग करते थे और उसके बाद उसको बाजार में ले जाके सेल कर देते थे। और उनसे जो पैसा मिलता था उससे वो क्या करते थे, अपना और अपने फैमिली का पेट भरते थे। लेकिन बच्चों के लिए तो एक सरप्राइज की चीज होती थी, क्योंकि साहिब कहता है कि कभी कभी उसमें एक रुपए मिल जाते, कभी 2 रुपए, कभी कभी तो 10 रुपए की नोट मिल
जाती है। और अगर आपको ऐसे पैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब थोड़े आज 1 मिले कल 2 मिले अगर ऐसे मिलने लगते हैं ना, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगी, हो सकता है इसमें कुछ और हो, तो आप क्या हो जाते हो, एक्साइट होकर कूड़े में स्क्राउजिंग करने लगोगे। ऐसा किसका स्टेटमेंट होता है, साहिब का होता है। वो इसीलिए कहता है कि मैं कूड़े बिनता हूँ ना, क्योंकि नो डाउट ये गार्बेज बहुत अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें अपने चाइल्डहुड को वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से ये साहिब को देखती है, लेकिन अब साहिब क्या हो रहा है, पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि अब वो क्या होता है, कहीं नौकरी करने लगता है। कहाँ पे करता है, टी स्टॉल पे। वो बताता है कि रोड साइड में टी स्टॉल है जहां पे उसे जॉब मिल गई है और ही इज पेड 800 रुपी पर मंथ ना। उसे पर मंथ कितना रुपए मिल रहा है, 800 रुपए मिल रहा है। एंड मील ट्वाइस इन अ डे, और दिन में 2 बार उसे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। ठीक है, उसकी पैसे तो उसे मिल रहे हैं, खाना भी उसे मिल रहा है, बट चेंजेस ये हुए हैं कि जब इसके पहले साहिब क्या था, अपने मन का मालिक था ना, ही वॉज मास्टर ऑफ हिज ओन। अपने मर्जी से वो अपने बचपने को एंजॉय करता था। भले ही कूड़े बिनने में कोई अच्छाई नहीं है, बट कम से कम अपने चाइल्डहुड को अच्छे स्पेंड तो कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या हो गया था, एक मतलब इतनी छोटी सी उम्र में, टेंडर एज में, उसके शोल्डर्स पे क्या आ गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। वो बैग, जो प्लास्टिक का बैग जिसे वो कूड़े बिनते समय कैरी करता था अपने शोल्डर पे, उसके शोल्डर में भारी नहीं लगते थे ना, जिसे वो अच्छे से कैरी कर सकता था, घूम सकता था, टहल सकता था। लेकिन अब उसके शोल्डर्स पे क्या टंगा हुआ था, स्टील का कैनिस्टर, और जो कि उसके शोल्डर्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे कि उसे अच्छे से क्या कर सके, कैरी कर सके। तो अब वो कैनिस्टर उसका खुद का नहीं था ना, वो तो उसका था, उसके ओनर का था। तो अच्छा यहाँ पे ये बताना चाहती है कि वो साहिब जो पहले कूड़ा बिनता था, बट that time he was a master of his own, but now he has become the slave ना। अब वो क्या बन गया है, सर्वेंट बन गया था, किसी का गुलाम बन गया था। किसका, जिसका वो टी स्टॉल था जहां पे वो काम करने जा रहा था। तो ये थी साहिब की कहानी कि किस तरह से वो टेंडर एज का बच्चा अपनी फैमिली को और अपने लिए वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे ढक जाता है ना, उसके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और उतनी ही कम एज में वो क्या करने लगता है, लेबर में इंगेज हो जाता है। और ये तो थी रैक्टिकल